हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। अपना टॉपिक क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। ये समझ लो कि सारा चैप्टर जो लिंक्ड है वो किसके साथ है? आईटीसी चैप्टर के साथ लिंक्ड है। ठीक है। जैसे ही आप आईटीसी चैप्टर करते हो, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर करते हो, उसके बाद कौन सा देखना है हमने? पेमेंट ऑफ टैक्स वाला। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। तो आईटीसी में हमने देखा कि कैसे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्या कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने की, कौन से केसेस में हम आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो सारी जो आईटीसी के रिगार्डिंग प्रोविजंस है वो हमने वहाँ पे डिस्कस की। इवन के जो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी है, जो आईटीसी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या उसका सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आपको याद होगा, हमने बात की थी जैसे आईजीएसटी है, ठीक है, टीजीएसटी है, फिर आपके पास क्या होता है? एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। ठीक है। तो हमने डिस्कशन की कि सबसे पहले इस्तेमाल किसका करना है? आईजीएसटी का। आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए? आपको याद होगा, सबसे पहले आईजीएसटी में। ठीक है। आईजीएसटी को यूटिलाइज करना है किसमें? आईजीएसटी में। फिर हम किसमें यूज़ करते हैं? टीजीएसटी या एसजीएसटी। ठीक है, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन, इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है। तो आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन सबसे पहले होना चाहिए, और यूज़ कहाँ पे करना है? आईजीएसटी में। फिर उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन, जैसे सप्लाई, जैसे रजिस्टर्ड पर्सन की मर्जी है उसकी। ठीक है। फिर हमने बात की थी सीजीएसटी को कैसे यूज़ करना है। आपको याद होगा कि सीजीएसटी का इस्तेमाल जो है सबसे पहले किस में होगा? सीजीएसटी में। ठीक है। फिर इसको कर सकते हैं हम आईजीएसटी में। ठीक है। सीजीएसटी को हम एसजीएसटी में यूटिलाइज नहीं कर सकते। और एसजीएसटी यूटीजीएसटी को पहले कहाँ यूज़ करेंगे? एसजीएसटी है तो एसजीएसटी, यूटीजीएसटी तो यूटीजीएसटी, जैसे भी है। ठीक है। दोनों इकट्ठे तो होंगे नहीं। उसके बाद कहाँ करना है? आईजीएसटी। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सीजीएसटी को आप एसजीएसटी में और एसजीएसटी को सीजीएसटी में यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये सब बातें हमने कर ली पहले ही। ठीक है। वो एडवांस में पढ़ा, डिस्कस किया था हमने, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने थे, वहाँ डिस्कशन जो थी इसके बिना अधूरी थी वहाँ पे। अब ये जो टॉपिक्स हैं कि कैसे यूटिलाइज करना है, उसके सेक्शन क्या हैं, रूल्स क्या हैं, वो सारे इस चैप्टर में पढ़ने हैं हमने। ठीक है। कौन से सेक्शन के तहत ये यूटिलाइजेशन होना है, ठीक है, और कौन से रूल्स के तहत ये यूटिलाइजेशन होना है, किस ऑर्डर में होना है, ये सब कुछ क्या है इस चैप्टर में कवर्ड है, पेमेंट ऑफ टैक्स में। ठीक है। तो पहली बात, इस चैप्टर में और क्या है? ई लेजर्स का कॉन्सेप्ट है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में भी। ठीक है। तीन तरह के रजिस्टर हैं यहाँ पे। एक ई कैश लेजर है, ठीक है, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ठीक है, और थर्ड क्या है बेटा? ई लायबिलिटी रजिस्टर, ई लायबिलिटी रजिस्टर। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ये कोई सप्लायर नहीं ओपन कर रहा। जैसे ये रजिस्ट्रेशन होती है तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं सिस्टम में। मान लीजिए आपने अपनी जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो जब आप लॉगिन करेंगे पोर्टल पे, जीएसटी जो कॉमन पोर्टल है gst.gov.in पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो लेजर्स हैं, ठीक है, ये जो रजिस्टर हैं, लेजर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो चुके होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ओपन हो चुके होते हैं। ई लायबिलिटी रजिस्टर में क्या है? लेन देन, कि क्या सरकार से आपने लेना है, क्या देना है। ठीक है। तो किस में आएगा? ई लायबिलिटी रजिस्टर में। ठीक है। और ई कैश लेजर में क्या है कि कैश की एंट्रीज होती हैं, जो आपने कैश जमा करवा दिया, इसलिए टैक्स पे करना है, कोई पेनल्टी है, कोई इंटरेस्ट है। ठीक है। तो वो क्या है? ई कैश लेजर में आपने जमा करवाया है, वो हो जाएगा। और ई क्रेडिट लेजर में तो केवल क्या है? आईटीसी, जो आपका आईटीसी अवेलेबल है, ठीक है, या आपने आईटीसी जो अवेलेबल था उसका यूटिलाइजेशन किया। ठीक है। तो सारा किस में आ जाएगा? ई क्रेडिट लेजर में। अब एक चीज़ समझना, ई कैश लेजर का इस्तेमाल आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। ई कैश लेजर के जरिए आप टैक्स पे कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। उसके अलावा ई कैश लेजर के जरिए आप इंटरेस्ट है या कोई पेनल्टी है वो भी पे कर सकते हैं। ठीक है। ई कैश लेजर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं टैक्स पे करने में, इंटरेस्ट पे करने पे, या फिर कोई पेनल्टीज़ है तो पे करने में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पर जो ई क्रेडिट लेजर है उसका इस्तेमाल केवल टैक्स पे करने में हो सकता है। वो कैसे? अभी हमने डिस्कस किया
आईजीएसटी को हम यूज़ कर सकते हैं आईजीएसटी में, या फिर सीजीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। तो सीजीएसटी को हमने बात किया कि सीजीएसटी में, फिर आईजीएसटी में, एसजीएसटी को पहले एसजीएसटी में, फिर आईजीएसटी में। ठीक है, तो यानी कि आपने ये देखा कि जो क्रेडिट है, आईटीसी है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका इस्तेमाल केवल कहाँ पे हो रहा है? टैक्स पे करने में। तो याद रखना है कि ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल केवल कहाँ पे होगा? टैक्स लिबिलिटी को पे करने में। ठीक है, जो टैक्स लिबिलिटी है उसको पे करने में होगा, केवल टैक्स लिबिलिटी को पे करने में होगा। ठीक है, और जो ई कैश लेजर का इस्तेमाल है वो आप टैक्स भी पे कर सकते हो, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट है, पेनल्टी है बेटा, वो भी पे कर सकते हो। और उसके अलावा ई लिबिलिटी रजिस्टर है, इसमें तो मैंने बताया लिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, जो भी आपकी लायबिलिटी है वो सारी किस में आ जाएगी? ई लायबिलिटी रजिस्टर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है। अब आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसमें क्या है ओवरऑल। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी और क्लैरिटी होती जाएगी। ठीक है, कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ई लेजर इज ए यूनिक फीचर अंडर जीएसटी लॉ। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ कैश। ठीक है, इसमें क्या होगा मैंने बताया, तीन तरह की इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स खुल जाती हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ कैश है, उसमें क्या है? ई कैश लेजर में। और एक क्या है? स्टेटमेंट्स ऑफ टैक्स क्रेडिट, वो क्या है? ई क्रेडिट लेजर। एक स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज है आपकी, वो ई लायबिलिटी रजिस्टर हो गया आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ कैश, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और आईटीसी में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हो गया ये, ई क्रेडिट लेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। उसके अलावा कहते हैं कि हर एक टैक्स पेयर का क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर होगा, ई लायबिलिटी रजिस्टर होगा अलग से एक। ठीक है, ये हम ओपन नहीं करते, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन होती है, पोर्टल में हर एक जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसके शो करता है कि यहाँ भी ई लायबिलिटी रजिस्टर, ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर, क्या बैलेंस है, क्या उसमें ट्रांजेक्शन हुई हैं, वो सब। ठीक है, वन से टैक्स पेयर इज रजिस्टर्ड ऑन कॉमन पोर्टल, दैट इज जीएसटी पोर्टल, यानी कि gst.gov.in, कैश लेजर, इनपुट क्रेडिट लेजर and e-liability register are automatically opened and displayed on डैशबोर्ड एट ऑल टाइम्स। समझिए, जैसे ही क्या है रजिस्ट्रेशन होती है जीएसटी की, तो ये जो रजिस्टर्स हैं तीनों, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। आई होप इतना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप कहते हैं कि इस चैप्टर में क्या है? ठीक है, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ, बट एक्चुअल में क्या है, इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अलग से कवर्ड है। ठीक है, जैसे ही सेक्शन 51 है, 52 है इसमें। ठीक है, टीडीएस टीसीएस का ये चैप्टर अलग है, तो कवर कर रखा है सेपरेट चैप्टर में। ठीक है, इसको अलग चैप्टर में बेटा कवर कर रखा है, सेक्शन 51 52। ठीक है, टीडीएस का प्लस टीसीएस का, इसको क्या है कि मैंने अलग चैप्टर में कवर कर रखा है। ठीक है, ये दो टॉपिक जो है ने अलग चैप्टर में कवर है। ठीक है, उसमें करेंगे क्या हम अब? 49 सेक्शन है, इसमें क्या है? ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी रजिस्टर। 49A 49B। ठीक है, सबसे पहले 49 था, बाद में ये ऐड किया गया 49A 49B। ठीक है, इसमें फिर क्या बता रखा है कि आईटीसी को यूटिलाइज कैसे करना है और ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन कैसे होगा, अब बता तो 49 में भी रखा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन बता रखी है अभी आईटीसी कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ चेंजेस आई बाद में, जैसे जब जीएसटी आया, बस लाने की जल्दी थी, ला दिया। बाद में जब देखा कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ये हर एक लॉ में होता है, जब लॉ लाया जाता है, ठीक है, लगता है बहुत अच्छा है, फिर पता लगता है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है तो प्रॉब्लम्स फिर पता लगती हैं। ठीक होता नहीं, जैसे पुराना घर है, नया घर बनाना है, नया घर बनाना है। ठीक है, नया घर बनता है, साथ ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसकी फिर धीरे धीरे करके चेंजेस होती हैं फिर। अब इसका क्या मतलब है कि नए घर में जाना ही नहीं है, पुराने में बैठना है? नहीं। ठीक है, नए में जाना है, जाना नए में होता है क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, कुछ पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, फिर उस पर्पज़ को अचीव करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, उसको फिर चेंजेस किया जाता है। वही सिस्टम ये है, पहले वैट था, सर्विस टैक्स था। ठीक है, ये सब था, उसको जैसे सारा पढ़ा है हमने, कौन से टैक्सेस खत्म हुए? एडवर्टीजमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, ऑक्ट्रॉय। ठीक है, तो सब टैक्सेस को ख़त्म करके एक जीएसटी लाया गया। अब दिक्कत तो आनी ही थी, तो जैसे जैसे दिक्कतें आती हैं उसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो 49A 49B लाया गया,
इसमें क्या बता रखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एंड इट्स ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। फिर है कि अगर आप सरकार की जो पेमेंट है टैक्सेस की, तो पे करने में डिले करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट उसमें होता है कि आपने डिले जो है गलती से हुई है कि जान कर डिले की है, उस हिसाब से ब्याज लगता है, उस हिसाब से आपको क्या है इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इसके लिए तो चैप्टर ही अलग है 51 52 के लिए, टीडीएस टीसीएस का। 53 क्या है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ये हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है कि जैसे वो सरकार की बात की हुई है कि सरकार ने जैसे अब आईजीएसटी को अगर हमने यूज़ किया एसजीएसटी में, या एसजीएसटी को यूज़ किया आईजीएसटी में, तो गवर्नमेंट को कैसे ट्रांसफ़र करना है, कौन सी सरकार को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो वो सब बता रखा है इसमें। और 53 क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन अमाउंट्स। चलिए अब होता है हमारा चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट। तो क्या कहते हैं, चैप्टर 9 रूल 85 टू रूल 80D चैप्टर में कवर है ऑफ सीजीएसटी रूल्स डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स। Provisions of payment of tax under CGST have also been made applicable to IGST Act, वाइड सेक्शन 20 ऑफ द IGST Act। तो पेमेंट ऑफ टैक्स की जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, सेम वो अप्लाई होती हैं IGST पे भी। ठीक है, CGST एक्ट की जो हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स की जो पढ़ने वाले हैं, सभी प्रोविजंस IGST पे भी इक्वली एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, चलिए अब मेन पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है। अब कहते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है, ये सेक्शन 49 में बता रखा है, 49 में। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रेफर टू इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। ठीक है, जो हमने पढ़ना आगे जाके, ऐसे ही सेम बोला हुआ है। ई क्रेडिट लेजर क्या है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रेफर टू इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 2। ठीक है, तो यानी कि ई कैश लेजर की बात की हुई है 49 सेक्शन में सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 जो है 49 का, वो बात करता है ई कैश लेजर की, और जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है ई क्रेडिट लेजर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट टैक्स। अब आपको पता ही है इनपुट टैक्स क्या होता है। ठीक है, अब इनपुट टैक्स तो सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है, यूटीजीएसटी हो सकता है, आईजीएसटी हो सकता है। ये सब क्या है, इनपुट टैक्स। ठीक है, इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी, स्टेट टैक्स एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी या यूटीजीएसटी, चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम। ठीक है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसका कोई इनवर्ड सप्लाई है, इनपुट है, के ऊपर उसने आईजीएसटी पे किया है, या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी है, सीजीएसटी है, तो वो सारा क्या है, उसका इनपुट टैक्स है। उसका क्या है बेटा, वो इनपुट टैक्स है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, एंड इंक्लूड्स। ठीक है, ये सारी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ रखी है हमने। एंड इंक्लूड्स आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अब गुड्स इम्पोर्ट किए हैं, उस पर भी आईजीएसटी जो पे किया है, ऑब्वियसली हमें पता है कि उसका हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4 ये किसके हैं, आपको पता है आरसीएम के। ठीक है, ये सब आरसीएम की बात हो रही है। ठीक है, ये सब क्या है, आरसीएम की बातें हैं। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत मान लो कि मैं कौन हूँ, रिसिपियंट हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ, रिसिपियंट। जैसे एक सप्लायर होता है, आपको पता है सप्लायर होता है, तो वो रिसिपियंट को सप्लाई करता है, रिसिपियंट को। तो आपको पता है कि जहाँ पे ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाता है, जहाँ पे क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो वहाँ पे टैक्स किसने पे करना है, रिसिपियंट ने। आरसीएम में क्या होता है कि टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, रिसिपियंट की। ठीक है, अब रिसिपियंट का तो ये इनवर्ट सप्लाई था, तो इनवर्ट सप्लाई यानी इनपुट है, तो उस पर क्या है कि वो आईटीसी भी क्लेम करेगा। बेशक यहाँ पे वो टैक्स सरकार को पे कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है यहाँ पे, ठीक है, रिसिपियंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, आरसीएम। और इसके लिए है तो ये क्या, इनवर्ट सप्लाई है। ठीक है क्या ये इनवर्ट सप्लाई, इसकी तो इनपुट है ये। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो रिसिपियंट है वो आईटीसी क्लेम करता है। ठीक है, वो बातें लिखी है यहाँ पे, कहते हैं कि सेक्शन 9 है, सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है। ठीक है, उसके तहत जो टैक्स पे किया जा रहा है, यानी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो वो क्या है कि जो इनवर्ट सप्लाई है, तो बिजली क्या है, ये इनपुट टैक्स हो रहा है इसके ऊपर, जो इनपुट के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं हम, टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये भी क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का है।
तो ये सेम वही पॉइंट आ गया ऊपर वाला, बस यहाँ पे CGST था, यहाँ पे IGST है। ऐसे ही ठीक है, जो SGST है हर एक स्टेट का अपना जो एक्ट है, ठीक है, GST एक्ट है, उसके तहत सेम वही। अब जो रिसिपिएंट है वो टैक्स पे कर रहा है इनवर्ट सप्लाई के ऊपर, ठीक है, अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उसका जो इनवर्ट सप्लाई है उस पर वो ITC क्लेम करेगा, तो उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, ठीक है। फिर कहते हैं कि द टैक्स पेबल, ये UT GST का वही हो गया। ये सब क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पहला छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है उसका इनवर्ट सप्लाई है, तो ऑब्वियसली उस पर वो ITC क्लेम करेगा। ये कहते हैं बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी। अब आपको पता है कि जो कंपोजिशन लेवी है उसमें से जो सप्लायर है, उसमें जो सप्लायर है वो टैक्स जो है वो रिसिपिएंट से लेके पे ही नहीं कर रहा। तो सब कंपोजिशन सप्लायर जो भी टैक्स सरकार को पे कर रहा है उस पर रिसिपिएंट ITC क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि रिसिपिएंट ने वो टैक्स पे किया ही नहीं सप्लायर को, कि सप्लायर ने वो टैक्स तो अपनी आउट ऑफ ओन पॉकेट पे किया वो, ठीक है ना। चलिए बेटा, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स क्या है, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एक रिसिपिएंट है वो अपनी इनवर्ट सप्लाई पे अंडर द RCM जो टैक्स पे कर रहा है, क्या उसकी ये आउटपुट टैक्स है? नहीं, इसका आउटपुट टैक्स नहीं, ये तो क्या है, इनपुट टैक्स। हमने अभी देखा कि आरसीएम के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो रिसिपिएंट टैक्स पे करता है सरकार को, वो तो उसका इनपुट टैक्स है, ठीक है, वो इनपुट टैक्स है, ठीक है, वो आउटपुट टैक्स नहीं होता, ठीक है जी। आउटपुट टैक्स तो क्या है, जो आपकी सप्लाई के ऊपर है, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, इसके ऊपर जो टैक्स है ये आउटपुट टैक्स है, ठीक है। तो आउटपुट के ऊपर यानी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो टैक्स होगा, ठीक है, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, सप्लाई आप दे रहे हो किसी को, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो टैक्स है उसको आप क्या बोलोगे, आउटपुट टैक्स, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो टैक्स है उसे आप क्या बोलते हो, आउटपुट टैक्स। वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट टैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू ए टैक्सेबल पर्सन मीन्स द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स क्या है, इन रिलेशन टू द टैक्सेबल पर्सन मीन्स द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि दिस एक्ट क्या है, CGST एक्ट। तो CGST एक्ट के तहत जो आप आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स चार्ज कर रहे हो तो वो क्या हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है, और बाय हिज एजेंट, बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। बताया कि RCM के तहत जो आप टैक्स पे करते हो तो आप उसमें रिसिपिएंट हो, वो आपकी जो है इनवर्ट सप्लाई है, बट यहाँ पे आप सरकार को जो टैक्स पे कर रहे हो बस इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि आपकी वहाँ पे एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है, अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो वो आपकी इनवर्ट सप्लाई। तो हमने बात भी कर लिया कि इसमें तो जो टैक्स है वो उल्टा इनपुट टैक्स होता है, ना कि वो आउटपुट टैक्स है, ठीक है ना। आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स है आपका वो आउटपुट टैक्स है, इनवर्ट सप्लाई पे जो आपका टैक्स है वो इनपुट टैक्स है आपका, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ठीक है। तो आप जब इनपुट के ऊपर टैक्स क्लेम करते हो, ठीक है, जब आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेते हो, जो आपका इनवर्ट सप्लाई के ऊपर टैक्स है तो वो क्या है, इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स के क्रेडिट को क्लेम करना, इनपुट टैक्स के क्रेडिट को जब क्लेम किया जाता है तो वो क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो गया, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, सीधा सीधा हिसाब हो गया यहाँ पे। अगर हम बात करें, ठीक है, इनपुट क्या है, ठीक है, इनपुट हमें पता ही है, वो हमने पिछले चैप्टर में देख लिया ITC वाले में, इनपुट क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, ठीक है। तो गुड्स जो होती हैं जब वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होती हैं, ठीक है, यूटिलाइज, तो वो क्या होती है, इनपुट, बट अदर देन कैपिटल गुड्स अलग था, ठीक है। तो गुड्स जो कैपिटलाइज होते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, और जिस पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे, तो वो क्या होता है हमारा, ठीक है, वो जिस पे हम ITC क्लेम कर रहे हैं, सॉरी, जिस पे हम ITC क्लेम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा कैपिटल गुड्स, वो वाली गुड्स जिसको हमने कैपिटलाइज कर रखा है और जिस पे हम ITC क्लेम कर रहे हैं वो हमारी क्या हो जाती है बेटा, वो हमारी हो जाती है कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, फिर डिस्कस कर लिया हमने, कैपिटल गुड्स का हो गया हमारा, ठीक है। और हमने अब यह बात कर ली क्या, कि हमारा इनपुट टैक्स क्या है, ठीक है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब रिवर्स चार्ज हमें पता ही है, ये हम डिस्कस भी कर रहे थे। तो जहाँ पे बेटा क्या है कि रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टैक्स पे करने की। यहाँ पे क्या है कि जो रिसिपिएंट है, जहाँ पे जो रिसिपिएंट है वो लायबल टू पे टैक्स है, ठीक है। वैसे क्या है कि टैक्स जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स पे कौन करता है, ठीक है, सप्लायर पे करता है सरकार को। और एक्चुअल बर्डन किसके ऊपर जारी होती है, रिसिपिएंट के ऊपर। आई रिपीट, वो पता है कि जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट से टैक्स लेता है, सरकार को देता है। सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स लेके सरकार को देता है, ठीक है, क्लियर है, आपको पता ही है। तो ये क्या है, ठीक है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वो होता है एक, आपको पता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ पे रिसिपिएंट यानी कि जिसके ऊपर बर्डन है टैक्स पे करने की अल्टीमेट, तो वही सरकार को जब पे करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, आपको पता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। रिवर्स चार्ज मीन्स द लिबिलिटी टू पे टैक्स बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 9 सेक्शन 4 अभी डिस्कस भी किया हमने, जीएसटी एक्ट। और आईजीएसटी का एक्ट क्या है, सेक्शन जो है 5 सेक्शन 3 एंड 4, ठीक है। तो सिंपल है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में तो जो इनडायरेक्ट टैक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो लगता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड चार्ज में क्या रहता है, सिंपल, ठीक है। जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है उसमें तो जो सिंपल एक इनडायरेक्ट टैक्स वाला कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है क्या होता है कि जो सप्लायर है कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम रिसिपिएंट एंड पेज टू गवर्नमेंट, ठीक है। रिसिपिएंट से टैक्स लेता है और सरकार को देता है। तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। और जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ये भी आपको समझ आ गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। ये भी आपको पता ही है कि जो चार्ज ऑफ टैक्स वाला चैप्टर था वो वहाँ बहुत डिस्कस हो चुका है हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टैक्स इज पेड बाय द रिसिपिएंट हिमसेल्फ बाय द रिसिपिएंट हिमसेल्फ ऑन इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो टैक्स जो है वो सरकार को कौन दे रहा है, टैक्स इज पेड बाय द रिसिपिएंट हिमसेल्फ टू द गवर्नमेंट, कर लो यहाँ पे टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई पे रिसिपिएंट खुद सरकार को टैक्स पे कर रहा होता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है वैलिड रिटर्न क्या होती है। तो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के तहत जो रजिस्टर्ड पर्सन एक सेल्फ असेस रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, जिस पे टैक्स पूरा पे कर दिया उसको हम मानते हैं वैलिड रिटर्न। यानी कि मैं सप्लायर हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो मेरा जो टैक्स बनता था मैंने सरकार को, अब वो उसकी कैलकुलेशन करके सरकार को पे कर दिया। तो जो रिटर्न फाइल किया उसके लिए मैंने, दिस इज माई वैलिड रिटर्न, ठीक है। तो वैलिड रिटर्न क्या होगी, जो सेक्शन 39 जो रिटर्न वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम अच्छे से, ऑन विच द सेल्फ असेस्ड टैक्स हैज बीन पेड इन फुल, ठीक है। एक रिटर्न है जो फर्निश की गई है अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। इसके ऊपर क्या है कि सेल्फ असेस्ड यानी कि खुद टैक्स को असेस किया और सरकार को पे कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है 49, ठीक है। अगले जो मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर है इसी सेक्शन के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है। तो ये सेक्शन हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें बात की गई है कि टैक्स पे करना है, कैसे करना है, यानी कि ई कैश लेजर में से पे करना है, ई क्रेडिट लेजर में से पे करना है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके साथ जो कनेक्टेड रूल्स हैं। चलिए बेटा, तो सबसे पहले क्या है, कहते हैं एवरी डिपॉजिट्स मेड टवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट बाय ए पर्सन बाय इंटरनेट बैंकिंग और बाय यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स और एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आपको पता ही ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं हम, तो बाय सच अदर मोड एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप कहते हैं कि जो भी आप पैसा जमा कराओगे, ठीक है, जो भी आप पैसा जमा कराओगे
ठीक है, जैसे आपको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, टैक्स मतलब कोई भी टैक्स, जीएसटी वाला, IGST, CGST, SGST, UTGST, जो आपने टैक्स पे करने के लिए पैसे जमा करवाए हैं, या कोई पेनल्टी है, ठीक है, या कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, ये सब अमाउंट जो भी मतलब जीएसटी लॉ के तहत जो भी लिबिलिटी आपकी बनती है, उसके लिए जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करी है, ठीक है, ये बैंक में जमा होती है ऑनलाइन मोड से, और कुछ एक स्पेसिफिक लेवल तक, क्या है, स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड तक आप बैंक में जाके भी जमा करवा सकते हो। ठीक है, तो अमाउंट जो डिपॉजिट करवाते हो आप किसके लिए, टैक्स पे करने के लिए या पेनल्टी या इंटरेस्ट वगैरह पे करने के लिए, तो अमाउंट जो जमा होगी, अमाउंट जो जमा होगी, ये कौन सी लेजर में जाएगी, ई कैश लेजर में, ई कैश लेजर में। और मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, वो तो खुद लिख ही दिया इन लोगों ने। ठीक है, टैक्स में, पेनल्टी में, इंटरेस्ट में, जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है, अंडर द जीएसटी एक्ट, वो सब क्या है कि आप ई कैश लेजर के जरिए तो पे कर ही सकते हो, वो आप ई कैश लेजर के जरिए पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि जो भी पैसा आपने जमा करवाया है, डिपॉजिट किया है टैक्स पे करने के लिए, पेनल्टी पे करने के लिए, कोई फीस पे करने के लिए, कोई और अमाउंट पे करने के लिए अंडर दिस एक्ट, तो सारा पैसा कहाँ जाएगा वो, ठीक है, ई कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो जमा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कहते हैं कि ITC एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब आगे बात ITC की। अब एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने ITC की कैलकुलेशन की कि मेरा ITC तो इतना बनता है, तो जो भी उसने ITC सेल्फ असेस किया है वो सारा कहाँ जाएगा, ई क्रेडिट लेजर। और मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया, ई कैश लेजर का इस्तेमाल आप कहीं कर सकते हैं, वो हमने देख ही लिया। ठीक है, टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फ़ी है, कुछ भी है, एनी अदर अमाउंट में सब कुछ आ गया। कुछ भी बच गया गलती से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है तब भी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हाँ जी, आप क्या है जो कैश जमा कराएंगे ई कैश लेजर में, उसका इस्तेमाल आप टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, कुछ भी अमाउंट पे करने में कर सकते हैं। बट जो आपने ITC सेल्फ असेस किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC जो है सेल्फ असेस किया है, उसका इस्तेमाल, उसको वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ई क्रेडिट लेजर में। और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया कि ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल केवल आप कहाँ कर सकते हैं, आई टैक्स पे करने में। ठीक है, तो यानी कि जो आपका ई क्रेडिट लेजर है, ठीक है, ई क्रेडिट लेजर है, उसका इस्तेमाल केवल आप टैक्स पे करने में कर सकते हैं, और वो हमने पहले डिस्कस भी कर लिया स्टार्टिंग से ही। ठीक है, ई क्रेडिट लेजर कौन, मतलब कौन कौन से, जैसे IGST है तो फिर IGST में, और CGST एंड SGST इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। और CGST तो पहले CGST में, फिर IGST में, SGST तो पहले SGST में, फिर IGST में। ठीक है ना। तो आप जो है ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल केवल कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, केवल और केवल टू पे टैक्स। टैक्स का भी क्या है, जो एक मैथडोलॉजी है, एक सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें टू पे टैक्स। और हमने देखा कि ई कैश लेजर का जो इस्तेमाल है, वो आप टैक्स पे करने में, पेनल्टी पे करने में, इंटरेस्ट पे करने में, और एनी अदर अमाउंट, और एनी अदर अमाउंट आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये समझ आ गया क्या बोलते हैं, कि कहते हैं कि जो आप पैसा जमा करवाओगे टैक्स पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, पेनल्टी पे करने के लिए, कोई और अमाउंट पे करने के लिए, वो तो कहाँ जाके जमा हो जाएगा, ई कैश लेजर में जमा हो जाएगा। उसके अलावा क्या है बेटा, कि जो ITC आप सेल्फ असेस करोगे, जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ असेस करोगे, वो कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ई क्रेडिट लेजर में वो जमा हो जाएगा आपका। क्या बोलते हैं, अमाउंट अवेलेबल इन ई कैश लेजर, जो हम बात कर रहे हैं बार बार वही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है, तो कहाँ यूज़ कर सकते हो, बताया मैंने, किसी भी काम के लिए। टैक्स है, यानी कि GST के लिए तहत जो कोई भी काम है, जैसे टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, कोई और अमाउंट है, उस सब के लिए क्या है कि आप ई कैश लेजर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ई कैश लेजर में बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, या कोई और अमाउंट पेबल है, कुछ भी है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो यानी कि ये आगे जाके पढ़ना भी है, जो प्रिस्क्राइब का मतलब पता ही है आपको, ये क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि ई कैश लेजर का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, टैक्स पे करने में, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, या कोई
अमाउंट पे करने में कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो मैनर है, मेथड है, वो सारा क्या है, एज पर द रूल्स है जो अभी हमने स्टडी करना है। अभी तो केवल हम क्या देख रहे हैं, सेक्शन 49। ठीक है जी, चलिए बेटा। फिर वही ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं आप, ठीक है। ई क्रेडिट, पहले तो ये बताया कि जो आप पैसा जमा करवाएंगे वो तो चला जाएगा ई कैश लेजर में, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि आप जो डिपॉजिट करते हैं पैसा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ई कैश लेजर में, ई कैश लेजर में। और जो कहते हैं कि आप जो टैक्स सेल्फ असेस करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, ठीक है, जो आईटीसी सेल्फ असेस करेंगे भी इतना बनता है हमारा आईटीसी, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है, ई क्रेडिट लेजर में। फिर बताया, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है ई कैश लेजर का, ठीक है। फिर बता दिया कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, कहीं भी, यानी कि टैक्स पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट है, कोई पेनल्टी है, ठीक है, कोई फ़ी है, या फिर अदर सम, ठीक है। और ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, ओनली टैक्स में और कहीं भी नहीं। वो भी क्या, इन एनी इन ऑर्डर और प्रपोर्शन जो बताया जाएगा एज पर द रूल्स, ठीक है। ई क्रेडिट लेजर में बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स, यानी कि जो टैक्स पे करना है, आपकी आउटवर्ड टैक्स लेबिलिटी जो है, ठीक है, आउटपुट टैक्स लेबिलिटी है, उसको पे करने में क्या है, आप क्या है कि जो आईटीसी है यानी ई क्रेडिट लेजर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अंडर दिस एक्ट और अंडर द आईजीएसटी एक्ट, in such manner and subject to such conditions and restrictions and within such time as may be prescribed। तो मैनर है, मेथड है, जो भी है, ठीक है, वो एज पर द रूल्स है। अब एक चीज़ हमें समझ आ गई कि टैक्स को तो हम दोनों जगह से पे कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स को तो हम दोनों जगह से पे कर सकते हैं, ई कैश लेजर में से भी, ई क्रेडिट लेजर में से। अब कॉमन सेंस है कि अगर हमारे पास आईटीसी पड़ा हुआ है, आईटीसी पड़ा हुआ है, तो हमें पे क्या करना है, आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो पहले हम इस्तेमाल किसका करेंगे, आईटीसी का। तो जो हमें टैक्स पे करना है, आउटपुट टैक्स पे करना है ये वाला, ठीक है, उसको पे करने के लिए हम ऑब्वियसली क्या यूज़ करेंगे, पहले जो आपका ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है। जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर ऑब्वियसली हम कैश में देंगे, कि पहले ही कैश में दे देंगे। मान लो, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, ई क्रेडिट लेजर में हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, तो आप कैश जमा करवाओगे सरकार को, पागल थोड़ी ना हम, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, जो हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, पहले वो यूटिलाइज करेंगे। वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो मान लो हम यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ठीक है हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, तो उसको जो भी हम अवेल कर सकते हैं आईटीसी में से, ठीक है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम अवेल कर सकते हैं, ठीक है, वो सब अवेल करने के बाद जो बैलेंस है फिर हम किस में पे करेंगे, ई कैश लेजर के जरिए, ठीक है। आउटपुट टैक्स को सबसे पहले हम आईटीसी में से पे करते हैं, यानी कि कहाँ से निकाल के देंगे, आईटीसी मतलब ई क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज करेंगे, ई क्रेडिट लेजर को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचेगा, जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा फिर हम कहाँ से पे करेंगे, ठीक है, फिर हम कहाँ से पे करेंगे, ई कैश लेजर में से, वो सेकंड है फिर, ई कैश लेजर, ठीक है। बट जब हमने पे करना है कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी, या कोई फ़ी, ठीक है, या कोई एनी अदर सम अदर देन टैक्स, यानी एनी अदर सम, ठीक है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, ई कैश लेजर का, ई कैश लेजर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा सिस्टम है। आउटपुट टैक्स पे करना है तो आप दोनों जगह से कर सकते हो, ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल भी कर सकते हो और कैश भी जमा करवा सकते हो, यानी ई कैश लेजर से पे कर सकते हो। बट ध्यान ये रहे कि आउटपुट टैक्स पे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या इस्तेमाल करना है, जो हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, यानी ई क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज करना है हमारे पास, हमारे को, ठीक है। उसमें अगर नहीं पड़ा बैलेंस तो फिर हम ई कैश लेजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले ई क्रेडिट लेजर को यूज़ करेंगे, के बाद ई कैश लेजर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो हमें पे क्या करना है, ठीक है, कोई पेनल्टी है, फाइन है, इंटरेस्ट है, या कोई और अमाउंट है, तो फिर उसको वहाँ कहाँ से पे कर सकते हैं हम, ई कैश लेजर में से। तो उसमें हम क्या है, तो ई क्रेडिट लेजर है उसका यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंपल है, कई बार बोल दिया मैंने एक ही बात को।
फिर नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन ई क्रेडिट लेजर। अब बता रहे हैं कि जो ई क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी अवेलेबल है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बता रखा है अधूरा बता रखा है, सेक्शन 49 में अधूरा बता रखा है। और मैंने बताया भी था कि बाद में इसके बाद सेक्शन आए 49A 49B और रूल्स ऐड किए गए काफ़ी। ठीक है, तो अभी इसको बस ध्यान से समझना, इसके आगे बहुत कुछ आने वाला है। चलिए, क्या बोलते हैं, आईजीएसटी जो है शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी या एसजीएसटी, और एज द केस में बी यूटीजीएसटी। अगर देखो, अगर या तो स्टेट होगा या यूटी होगा। पंजाब एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, चंडीगढ़ एक यूटी है, ठीक है, लद्दाख एक यूटी है। इफ एनी मे बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, और एज द केस में बी यूनियन यूटीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इन एनी ऑर्डर बोला अभी। तो पहले कहते हैं कि आईजीएसटी को कहाँ यूज़ करो, फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स आईजीएसटी, और जो बच जाएगा बैलेंस उसको कहाँ यूज़ कर सकते हो आप, उसको आप यूज़ कर सकते हो कहाँ पे, ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या जो यूटीजीएसटी है, इन एनी ऑर्डर बोला अभी, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन, वो आगे जाके अभी पढ़ेंगे रूल्स में। ठीक है, तो रेफर कहते हैं कि आप 49B रूल सेक्शन देखिए और साथ में रूल देखिए 88A, वो देखना है अभी, तो बाद में देख लेते हैं। और सीजीएसटी का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है आपको पता है, पहले सीजीएसटी में, और जो बच गया तो आप यूज़ कर सकते हैं आईजीएसटी में। ठीक है, और एसजीएसटी का इस्तेमाल क्या करना है, पहले एसजीएसटी में, बच गया तो हम यूज़ कर सकते हैं आईजीएसटी में। ठीक है, एसजीएसटी को यूज़ करना है एसजीएसटी में, और बच जाएगा तो उसको हम कर सकते हैं आईजीएसटी में। ठीक है, सिंपल। और यूटीजीएसटी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पहले यूटीजीएसटी को पे करने में, बच जाएगा तो फिर हम कहाँ कर सकते हैं, आईजीएसटी में। ठीक है, यूटीजीएसटी शैल बी फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ यूटी टैक्स यानी यूटीजीएसटी एंड द अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, सारा वही है। सीजीएसटी शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में। बताइए कि सीजीएसटी का इस्तेमाल सीजीएसटी में होगा और बच जाएगा तो आईजीएसटी में कर सकते हो, एसजीएसटी है या यूटीजीएसटी उसमें नहीं कर सकते। ऐसे ही एसजीएसटी का इस्तेमाल आप एसजीएसटी में कर सकते हो, ठीक है, फिर आईजीएसटी में कर सकते हो, और फिर आप सीजीएसटी में बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट्स पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्स और यूटीजीएसटी, ठीक है, नहीं हो सकता यानी। और एसजीएसटी यूटीजीएसटी का इस्तेमाल क्या है, सीजीएसटी में नहीं हो सकता। तो क्लियर तो आपको हो गया है कि देखो, सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि एसजीएसटी को आप क्या है कि सीजीएसटी या फिर जो कोई और यूटीजीएसटी है, सीजीएसटी में नहीं कर सकते, ऐसे याद रखो। ठीक है, और जो सीजीएसटी है का इस्तेमाल एसजीएसटी में नहीं हो सकता। ठीक है, अब एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी भी हो सकता है, यानी यूटीजीएसटी को सीजीएसटी में, सीजीएसटी को यूटीजीएसटी में यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि जो आईजीएसटी है उसका इस्तेमाल पहले क्या करना है आपने, आईजीएसटी में। आईजीएसटी को सबसे पहले यूटिलाइज कहाँ करना है, आईजीएसटी में, और जो बच जाएगा तो मैंने बता दिया आपको पहले ही, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, 49 में तो क्या लिखा है, इन एनी ऑर्डर, आगे जाके पढ़ेंगे आएगा इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन, ये मैंने एक स्टेप आगे बता दिया। ठीक है, जब आगे जाके मिल ही जाएगा पढ़ने को, इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, और हमने देखा कि सीजीएसटी का इस्तेमाल कहाँ करना है, पहले सीजीएसटी में, और जो बच जाएगा आईजीएसटी में कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है कि जो एसजीएसटी है उसका इस्तेमाल एसजीएसटी में, बच गया तो आईजीएसटी में। सिमिलरली जैसे एसजीएसटी है, ठीक है, अब देखो या तो स्टेट होगा या यूटी होगी। स्टेट है तो एसजीएसटी की बात आ रही है इंट्रा में, अगर यूटी है तो इंट्रा में क्या बात आ रही है, यूटीजीएसटी की। ठीक है, तो यूटीजीएसटी है, तो यूटीजीएसटी का इस्तेमाल कहाँ होगा, यूटीजीएसटी, ठीक है, या फिर कहाँ होगा उसके बाद आईजीएसटी। तो यही स्टोरी आगे पढ़ने को मिलने वाली है बस। ठीक है, तो चलिए, ये स्टोरी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब चैप्टर आईटीसी किया हमने, तो चैप्टर स्टार्ट करने लगे थे, फिर डिस्कस कर लिया, फिर डिस्कस कर लिया, फिर आगे जाके फिर डिस्कस होगा ये। ठीक है, फिर थोड़ा टाइम कम लगाएंगे इसके ऊपर। फर्दर आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली
वेयर द बैलेंस ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ CGST इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ IGST। यानी कहने का भाव क्या है कि IGST जब पे करना है, IGST जब पे करना है तो सबसे पहले क्या यूज़ करना है, IGST। वो तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले यूटिलाइज करना है वो IGST करना है। IGST में, फिर CGST या SGST इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सबसे पहले आप CGST यूज़ करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले आपको जो एग्जॉस्ट करना है, निपटारा करना है, यूज़ करना है सारा का सारा, तो वो IGST करना है। IGST जब एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर CGST देखो, ठीक है, फिर SGST देखो। तो IGST को आप पे करेंगे पहले IGST में से। अब IGST अवेलेबल नहीं है IGST को पे करने के लिए, फिर आप कहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है, CGST में से। तो पहले SGST में से पे मत कीजिए। IGST को जो पे करना है पहले नंबर में IGST से, दूसरे नंबर पे CGST में। अभी भी कमी रह रही है, तो अगर आपके पास SGST अवेलेबल है फिर SGST में से, ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए। IGST को पे करना है जब आपके पास पहले IGST पड़ा है, IGST को यूटिलाइज करो, फुली फुली एग्जॉस्ट कर लो। अभी भी IGST पेबल है, अभी भी IGST पेबल है, CGST यूटिलाइज करो। CGST भी यूटिलाइज कर लिया, यानी IGST पहले ही कर चुके थे, CGST भी कर लिया, फिर किसका इस्तेमाल करो, SGST का, ठीक है। फिर आप SGST में से पे करो, यूटिलाइज करके, यानी पे करो IGST, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट कहते हैं द बैलेंस इन ई कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड अंडर मे बी रिफंडेड। अब मान लो जैसे ई क्रेडिट लेजर है, ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते थे, टैक्स पेमेंट में, आउटपुट टैक्स पे करने में। तो मान लो सारा आउटपुट टैक्स पे कर दिया तो उसका हम रिफंड मांग रहे हैं। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 54 है, आगे जाके पढ़ना है 54 56 वगैरह, ठीक है। तो रिफंड वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ डिस्कशन होगी ये, ठीक है। तो हमारा सारा टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, फाइन जो था पे कर दिया, उसके बाद भी हमारा ई कैश लेजर में बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद भी हमारा ई कैश लेजर में बैलेंस बचा हुआ है, ई कैश लेजर में बैलेंस बचा हुआ है। हम क्या करेंगे, तो ई कैश लेजर का जो बैलेंस है उसको हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ GST लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल लिबिलिटीज ऑफ टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट shall be recorded and maintained in electronic liability register in such manner as may be prescribed, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कहते हैं जो भी लिबिलिटीज हैं टैक्सेबल पर्सन की, ठीक है, वो रिकॉर्ड की जाती है, मेंटेन की जाती है इलेक्ट्रॉनिक लिबिलिटी रजिस्टर। ये मैं बता रहा हूँ कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो नहीं कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा कुछ भी, ठीक है। तो जो भी लिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड कहाँ पे होंगी, उसकी एंटर कहाँ पे होंगी, ई लिबिलिटी रजिस्टर में। GST लेना है, ठीक है, कार ने लेना है इससे, तो ई लिबिलिटी रजिस्टर में एंटर हो जाएगा, पे करेगा, ई लिबिलिटी जो रजिस्टर में लिबिलिटी कम हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड अंडर द फॉलोइंग ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप पैसे पे कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि ये पेमेंट कौन से टैक्स की है, कौन से इंटरेस्ट की है, कौन सी पेनल्टी, कौन सी फीस की है। मान लो पिछले साल का आपका टैक्स पेंडिंग है, तो आपने अब जमा करवाया, तो इस साल का पहले एडजस्ट करें या पिछले का, ठीक है। मंथ वाइज पे होता है, आपको पता है टैक्स जो है, ठीक है, मंथली पे होता है। जैसे उसको छोड़ के कंपोजिशन में क्वार्टरली है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया है कि पिछले मंथ का आपका पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, फिर आ गया करंट मंथ, करंट मंथ आ गया। क्वेश्चन ये आया कि जो आपने टैक्स जमा करवाया है, ठीक है, ये प्रीवियस था, फिर करंट मंथ आ गया, पिछले महीने का पड़ा था ₹1,00,000, तो महीने का बना 1,50,000, आपने जमा करवाया 2,00,000। अब क्वेश्चन है कि 2,00,000 किस में एडजस्ट करें, या 1,50,000 इसमें एडजस्ट करें, 50,000 इसमें एडजस्ट करें, कैसे करें, ठीक है। उसमें होता है कि जो पहले पिछला है उसको आप एडजस्ट कीजिए, तो 1,00,000 यहाँ एडजस्ट होगा और 1,00,000 यहाँ एडजस्ट होगा, इस महीने का आपका 50,000 पेंडिंग रह जाएगा। तो कहने का भाव सिंपल है कि जब आप कोई टैक्स पे करते हैं, लिबिलिटी पे करते हैं, तो पिछले जो पेंडिंग पड़ी है पहले उसमें से एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट वाली आती है, ठीक है। सेक्शन 49 सबसेक्शन 8 एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स लिबिलिटी, हिज टैक्स और अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर in the following order, namely self-assessed tax
एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू द रिटर्न्स और प्रीवियस टैक्स पीरियड। याद रखना, जो भी आप पे करते हो, ठीक है, जो भी आप क्या है पेमेंट कर रहे हो या आईटीसी यूज़ कर रहे हो, तो पहले जो प्रीवियस जो लिबिलिटीज़ हैं उसको डिस्चार्ज करने में उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो आपने खुद ही कहा था कि हमारा इतना टैक्स बन रहा है, इतनी पेमेंट बन रही है, तो पहले पैसा उसमें यूटिलाइज किया जाएगा। फिर कहते हैं सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। ठीक है, सबसे पहले जो प्रीवियस टैक्स पीरियड है उसमें एडजस्ट किया जाएगा। फिर जो करंट टैक्स का जो है, ठीक है, पेमेंट है, तो करंट टैक्स पीरियड की जो पेमेंट्स है उसमें एडजस्ट किया जाएगा। दोनों चीज़ें कह रहे हैं, टैक्स प्लस अदर ड्यूज। ठीक है, तो जो भी आपने पेमेंट जमा करवाई है या फिर जो टैक्स आईटीसी अवेलेबल है, जो पहले पिछले जो पीरियड की जो आपकी जो टैक्सेज हैं या अदर ड्यूज है उसमें एडजस्ट होगा। उसके बाद जो करंट टैक्स पीरियड के जो भी पेमेंट्स है उसमें एडजस्ट होता है। तो कहते हैं एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर इंक्लूडिंग द डिमांड डिटरमाइन अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74। उसके बाद जो डिमांड रेज की गई है के डिपार्टमेंट के द्वारा, जो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा 73 या 74 के तहत तो डिमांड वगैरह रेज की जाती है कि आपका इतना टैक्स रहता है, पेंडिंग रह गया है, भी नहीं किया। ठीक है, तो पहले तो क्या हो गया, जो आपने खुद निकाला टैक्स पहले तो वो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो आप खुद ही कह रहे हो भी इतना देना है, उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। फिर जो डिमांड रेस की गई है, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जो डिमांड रेस की जाती है अंडर सेक्शन 73 या 74, ठीक है, उसमें वो एडजस्ट होगा। अब सेल्फ असेस में भी क्या है, पहले जो प्रीवियस पीरियड का हो जाएगा, ठीक है, पिछले जो पीरियड का जो भी टैक्सेस हैं या अदर ड्यूज पेबल हैं उसमें एडजस्ट होगा। फिर जो करंट पीरियड का है, ठीक है, जो करंट टैक्स पीरियड है, ठीक है, उसमें एडजस्ट होगा। के बाद किस में एडजस्ट करेंगे, जो डिमांड्स रेज की गई हैं अंडर सेक्शन 73 या 74। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि एवरी पर्सन हु हैज पेड टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर दिस एक्ट शैल अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड बाय हिम बी डीम्ड टू हैव पास्ड ऑन द फुल इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स टू द रिसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब कहते हैं कि देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसने कहते हैं कि गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, टैक्स पे किया है सरकार को, तो मान के चला जाता है कि उसने अपनी जेब में से नहीं भरा, कस्टमर से लेके दिया है। मतलब कि कहने का भाव ऐसा होता है इसका, मैं बताता हूँ। एक होता है रिफंड का कॉन्सेप्ट होता है कि आप सरकार से रिफंड मांग रहे हो, आप सरकार से रिफंड मांग रहे हो, तो सरकार कहती है कि पहले ये बताओ कि रिफंड जो आप मांग रहे हो, क्या ये टैक्स आपने हमारे पास अपनी जेब से जमा करवाया है? ठीक है, क्या जेब से जमा करवाया है या किसी से लेके दिया है? तो किसी से लेके सरकार को दिया है, तो फिर तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे। अगर आपने जेब में से दिया है फिर हम आपको रिफंड कर देंगे। जैसे क्या है कि मान लो मिस्टर राम ने क्या किया, किसी को 1 लाख का एक इनवाइस रेस किया, 18% जीएसटी था, तो 18% जब जीएसटी लगाया तो गलती से वो होना 18,000 था, 22,000 चार्ज हो गया। ठीक है, 1,22,000 उस बंदे ने इसको पे कर दिया। अब सरकार के पास टैक्स कितना चला गया, 22,000। तो बाद में ये जो सप्लायर है मिस्टर राम, इसको पता लगा भी ये टैक्स तो ज़्यादा चला गया सरकार के पास। अब ये सरकार से 4,000 वापस मांग रहा है। तो सरकार इससे पूछती है कि जो टैक्स है 4,000 का, ये अपनी जेब में से दिया है कि रिसिपिएंट से लेके दिया है? तो कहता है जी लिया तो रिसिपिएंट से था, पर आपको तो ज़्यादा चला गया, आप तो हमारे पैसे वापस करो। आपका जो बनता है सरकार का 18,000 वो तो दे दिया मैंने, तो 4,000 रिफंड करो मुझे। तो सरकार कहते ही नहीं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, अनजस्ट एनरिचमेंट। तो डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, ये डॉक्ट्रिन यही बोलता है कि यू कांट डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द बोथ साइड। आप उधर से इनपुट पे, उधर से सामने वाले बंदे से पैसे ले रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, खुद रिफंड मांग रहे हैं हमसे, और इनपुट पे आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं अपने सारा कुछ। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट होता है जिसमें आपका सिलेबस का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो सीधा कॉन्सेप्ट होता है यू कांट डिराइव बेनिफिट फ्रॉम बोथ साइड, यू कांट डिराइव बेनिफिट फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट।
या आप दोनों तरफ से फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है ना? तो कहने के बाद आप समझ गए कि सरकार ये मान के चलती है कि अगर आपने टैक्स सरकार को पे किया है, तो आपने सामने वाली पार्टी से लेके दिया है सरकार को। यानी आप उसका जो टैक्स इंसिडेंस है वो पास ऑन कर चुके हैं। आप अपनी जेब में से नहीं दे रहे, इसलिए आपको इस चीज़ का रिफंड ग्रांट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? समझ गया आप। नेक्स्ट है, ए रजिस्टर्ड पर्सन में on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the e-cash ledger under this act to the electronic cash ledger for IGST। ये हमने बताया है कि एक बंदे ने जो पैसा जमा करवा रखा है ई कैश लेजर में, ठीक है, उसको कैसे पे करना है वो खुद डिसाइड करता है। ठीक है, टू ई कैश लेजर फॉर IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस और IGST और central tax of a distinct person as specified in section 25 subsection 4 और section 25 section 5 तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कवर्ड है। ठीक है, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this act, provided that no such transfer under clause B shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो कहना क्या चाहते हैं, ये कहते हैं कि देखो, अब रजिस्टर्ड पर्सन जो है, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, तो कॉमन पोर्टल पे क्या डिसाइड कर सकता है कि जो उसने टैक्स जमा करवाया है वो चाहे तो अपनी खुद की लायबिलिटी उससे पे कर सकता है, या फिर जो उसका डिस्टिंक्ट पर्सन है, जैसे एक कंपनी है उसके दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच का जमा करवाया और दूसरे ब्रांच को, ठीक है, जमा करवाया एक ब्रांच में, तो पे करना चाहते हैं दूसरी ब्रांच का। ठीक है, तो यानी कि डिस्टिंक्ट पर्सन की भी लायबिलिटी पे कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार, कहते हैं ए रजिस्टर्ड पर्सन, एक सेकेंड, ए रजिस्टर्ड पर्सन में मर्जी है इसकी, ठीक है, ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अमाउंट अवेलेबल इन द ई कैश लेजर। तो एक टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने क्या है कि पैसा जमा करवा दिया, इसमें जमा करवाया, ई कैश लेजर में जमा करवा दिया। ठीक है, अब उसको पे करना है, तो किस में पे कर यूज़ कर सकता है वो, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ट्रांसफर कर सकता है। वो टैक्स पे करने के लिए IGST, CGST, SGST और UTGST और सेस, या फिर IGST या CGST ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। अपना पे करना है तो कुछ भी पे कर सकता है वो। ठीक है, IGST, CGST, SGST या UTGST। अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन का पे करना है तो क्या पे कर सकता है वो, IGST या CGST। ठीक है, ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 सेक्शन 4 और सबसेक्शन 5। ठीक है, और कहते हैं इसको क्या माना क्या जाएगा, सच ट्रांसफर शैल बी डीम टू बी ए रिफंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यानी हमने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो माना जाएगा कि जैसे आपने खुद तरह का रिफंड वापस ले लिया हमसे। तो ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र अलाउड नहीं की जाएगी डिस्टिंक्ट पर्सन को, अगर इफ सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ एनी अनपेड लिबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक लिबिलिटी रजिस्टर, मतलब अपनी लिबिलिटी पेंडिंग पड़ी है और डिस्टिंक्ट पर्सन को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो ई कैश लेटर का बैलेंस, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो पहले अपनी जो लिबिलिटीज़ है वो सारी क्लियर करो, लिबिलिटीज़ जो है बेटा वो सारी क्लियर करो, उसके बाद ही आप क्या है कि अपना जो ई कैश लेटर का बैलेंस अपने किसी डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आगे है, where any amount has been transferred to the e-cash ledger under this act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर आपने क्या है कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र की है, हमने देखा कि हमने अपने ई कैश लेजर से बैलेंस किसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, ई कैश लेजर ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन के ई कैश लेजर में क्या माना जाएगा, जैसे अमाउंट डिपॉजिट करवाई गई है कैश में। ठीक है, तो कोई भी अमाउंट जो ट्रांसफ़र की जाती है ई कैश लेजर में, ट्रांसफ़र की जा रही है कहीं से भी ई कैश लेटर में, तो माना जाएगा जैसे वो ई कैश लेटर में जमा हुई है, ई कैश लेटर में जमा करवाई गई है। फिर कहते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाई सच मैक्सिमम proportion of output tax liability under this act or under the IGST Act which may be discharged to the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered person as may be prescribed। वो सब पढ़ना ही है हमने रूल। तो कहते हैं गवर्नमेंट बता सकती है, डिसाइड कर सकती है, पावर है गवर्नमेंट के पास, वो कह सकती है कि हम भी कौन से जो हेड में ITC पड़ा हुआ है आप कितना दूसरे में यूज़ कर सकते हैं।
कि अभी तो क्या अलाउ कर रखा है, अभी तो कहते हैं कि देखो आप आईजीएसटी का इस्तेमाल आईजीएसटी से करो और फिर आप सीजीएसटी या एसजीएसटी से कर लो इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। बट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट ये बता दे कि जो आपके पास आईटीसी खड़ा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कौन से आउटपुट टैक्स पे करने में आप कर सकते हैं, किस ऑर्डर में, किस प्रपोर्शन में, ठीक है, किस लिमिट तक, गवर्नमेंट के पास पावर है। नेक्स्ट है, जैसे उन्होंने कहा कि जो ई कैश लेजर का इस्तेमाल है वो टैक्स ड्यू पे करने में करना है, टैक्स ड्यूज हैं या फिर अदर ड्यूज हैं, ठीक है। वो टैक्स ड्यू का मतलब क्या है, टैक्स ड्यू का मतलब सिर्फ टैक्स, अदर ड्यूज का मतलब वो सब आ गया बाकी का, अदर देन टैक्स, पेनल्टी है, फाइन है, सब कुछ, ठीक है। जहाँ पे टैक्स ड्यूज की बात कर रहे हैं, तो टैक्स ड्यू में तो टैक्स आ गया सारे, IGST CGST UTGST ठीक है। मीन्स द टैक्स पेबल अंडर दिस एक्ट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट फी एंड पेनल्टी, ठीक है। अदर ड्यूज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और द अदर और द रूल्स मेड देयर अंडर, ठीक है। तो टैक्स का मतलब टैक्स है, ठीक है, और अदर ड्यूज का मतलब अदर देन टैक्स हो गया, यानी कि पेनल्टी है, फीस है, फाइन है, ठीक है। आइए बेटा, नेक्स्ट अब ध्यान से समझते हैं। अब पहले मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं पढ़ूंगा, जो हमने पढ़ा है उसी के साथ जो लिंक्ड पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, जो हमने अभी तक पढ़ लिया है उसके साथ जो लिंक्ड पॉइंट है बेटा, लिंक्ड पॉइंट है, तो वही अभी डिस्कस करेंगे हम साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, ITC ऑफ IGST वी फुली यूटिलाइज फर्स्ट। तो मैंने बताया कि सबसे पहले यूटिलाइजेशन किसका करना है बेटा, IGST का। सबसे पहले यूटिलाइज किसको करना है हमें, IGST, ठीक है। तो IGST को मैंने बताया कि सबसे पहले यूज भी कहाँ करना है, IGST, ठीक है। उसके बाद बच गया तो CGST और SGST इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन, इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन, इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है ना। आइए देखते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 49। मैंने बताया कि सबसे पहले 49 सेक्शन आया था, फिर दिक्कत आनी शुरू होगी, फिर बाद में सेक्शन लाएगी 49A 49B, साथ में रूल आगे, ठीक है। तो कहते हैं कि 49 में क्या लिखा, भूल जाओ उसको 2 मिनट के लिए, भूल जाओ उसको। ITC ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, UTGST shall be utilized towards payment of IGST, TGST, SGST, UTGST as the case may be, only after the ITC available on account of IGST has been first utilized fully towards such payment। तो कहते हैं कि देखो, पहले आप जो भी IGST है, ठीक है, IGST का इस्तेमाल है उसको कहाँ पे करो, ठीक है। तो पहले क्या है कि सबसे पहले IGST को एग्जॉस्ट करो, ओनली आफ्टर ITC अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ IGST फर्स्ट बिन यूटिलाइज फुली टुवर्ड्स सच पेमेंट, ठीक है। तो पहले कहते हैं कि देखो, पहले IGST को एग्जॉस्ट करो, सबसे पहले क्या है, IGST को एग्जॉस्ट करो, के बाद देखो CGST, SGST, UTGST को इस्तेमाल करने का। एक लाइन में कंक्लूजन में लिख दिया, सब भूल जाओ क्या पढ़ा है यहाँ पे, एक ही लाइन में लिख दिया कि ITC ऑफ IGST मस्ट बी फर्स्ट फुली एग्जॉस्टेड बिफोर यूटिलाइजिंग ITC ऑफ CGST है, CGST है, SGST है या फिर उसकी जगह UTGST है, तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको किसको यूज़ करना है, IGST को। तो मैंने आपको बता ही दिया कि IGST को यूज़ कहाँ करना है, वो अगला स्टेप पहले बता दिया। IGST को IGST में, फिर आप CGST, SGST इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। तो पहला स्टेप क्या पढ़ा हमने 49A में, ठीक है, कि फर्स्ट एग्जॉस्ट IGST, फर्स्ट एग्जॉस्ट IGST, ठीक है। तो IGST का यूटिलाइजेशन करो पहले, ठीक है। IGST एग्जॉस्ट हो गया, अब फिर आया ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, मैंने बताया आपको, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर, तब कोई गोली मारो कहते हैं, अब भूल जाओ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में क्या लिखा है छोड़ दो, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लोज E एंड F ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 49, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ GST काउंसिल, काउंसिल बोले तो GST काउंसिल, प्रिस्क्राइब द ऑर्डर and manner of utilization of ITC on account of IGST, CGST, SGST, UTGST as the case may be towards payment of any such tax। एक्चुअल में क्या था, सरकार को रूल लेके आना था, रूल 88A लेके आना था, ठीक है। तो उसके लिए एक सेक्शन ऐड कर दिया
रूल लेके आना था किसने? ठीक है, रूल लेके आना था मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और जो ये एक्ट में चेंज लेके आना था ये पार्लियामेंट ने। तो पहले पार्लियामेंट ने क्या किया, एक सेक्शन डाल दिया, सेक्शन के तहत पावर दे दी मंत्रालय को। तो मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये रूल नोटिफाई कर दिया, रूल 88A। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोला कि देखो कुछ भी लिखा है पूरे चैप्टर में छोड़ो, तो जीएसटी काउंसिल ने पावर दे दी। ठीक है, तो कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट को पावर मिल गई कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर प्रिस्क्राइब कर सकती है, मैनर प्रिस्क्राइब कर सकती है कि जो भी आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल किस ऑर्डर में करना है और कैसे करना है, किस ऑर्डर में, किस मैनर में करना है। तो उसके लिए फिर एक रूल 88 लाया गया, रूल 88A लाया गया। ठीक है, क्या बोलते हैं, रूल 88A allows utilization of ITC of IGST towards payment of CGST and SGST, UTGST in any order। रूल 88 में क्या कह दिया, आप जो है आईजीएसटी का इस्तेमाल सीजीएसटी में कर सकते हो, एसजीएसटी में कर सकते हो, इन एनी ऑर्डर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द एंटायर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। उन्होंने पहले ही पढ़ लिया कि आप आईजीएसटी को पहले पूरा एग्जॉस्ट करो। ठीक है, इस चीज़ में, ठीक है, आईजीएसटी में फर्स्ट बी बिफोर आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी यूटिलाइज कैन बी यूटिलाइज। ठीक है, तो आप क्या है कि आईजीएसटी के आईटीसी को आप सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले क्या होया, आईजीएसटी को यूज़ करना है आईजीएसटी में, फिर आप आईजीएसटी को यूज़ कर सकते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, और सबसे पहले एग्जॉस्ट किसको करना है, आईजीएसटी। फिर हम देखा 49 में देखा कि उसके बाद किसको यूज़ करना है, सीजीएसटी को। इसमें सीजीएसटी में बच गया तो फिर आईजीएसटी में, फिर आ गया। अब सारा मिला जुला के क्या बना, सेक्शन 49 सेक्शन 5 था, 49A देखा, 49B हो गया, रूल 88A हो गया। तो कंक्लूजन जो मैंने शुरू से समझा दिया है, ठीक है, बीच में क्या लिखा सब छोड़िए, आप इसको समझिए कंक्लूजन में क्या निकल के आया। तो पहले कहते हैं कि आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी का जो क्रेडिट है इन द क्रेडिट लेजर शुड फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी को पहले यूटिलाइज कर दो आईजीएसटी में, रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी कैन बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी को यूज़ किया आपने आईजीएसटी में, और आईजीएसटी का जो बैलेंस बच गया, अगर कुछ बचा तो आप सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में यूज़ कर सकते हैं, इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, इसको फोकस कीजिए, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, आईजीएसटी को, और आईजीएसटी को, ठीक है, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज ईदर अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आईजीएसटी को पहले यूज़ करना है आईजीएसटी पे करने में, फिर बैलेंस कुछ बच गया तो उसको सीजीएसटी या एसजीएसटी में यूज़ कर सकते हैं, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है ना, फिर कहते हैं कि जो आईजीएसटी का आईटीसी है पहले उसको एग्जॉस्ट करना है। आपने सीजीएसटी एसजीएसटी को बाद में देखना है, उसका जो आईटीसी अवेलेबल है वो बाद में देखेंगे। पहले आईजीएसटी का जो सारा का सारा जो आईटीसी खड़ा है उसको आपने पूरा एग्जॉस्ट कर लेना, पूरा यूज़ कर लेना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से हम। ठीक है, अवेलेबल सीजीएसटी क्रेडिट इन द क्रेडिट लेजर शैल बी फर्स्ट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। तो सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी में यूज़ करना है, सीजीएसटी को सीजीएसटी में, और सीजीएसटी का जो बैलेंस बच जाएगा फिर आईजीएसटी में। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी विल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, और जो अवेलेबल एसजीएसटी यूटीजीएसटी है, ठीक है, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ठीक है, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में बच जाएगा फिर आईजीएसटी पे करने में। रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी विल बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली व्हेन क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ये क्लियर हो गया ये आपको? ठीक है, सारी कहानी वही है जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दी, घूम घूम के वहीं पहुंच रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है इलिजिबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आपको अभी तक जो पूरी स्टोरी समझ आई है, वो एक तो हमने डिस्कस किया कि सीक्वेंस को बारे में, ठीक है, कि जो यूटिलाइजेशन कैसे करना है हमें दिमाग में बैठ गया, वो हमने जब आईटीसी चैप्टर पढ़ा था वहाँ भी कवर हो गया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ भी क्लियर हो गया कि आईजीएसटी को, फिर मैं कह रहा हूँ वही बात को, आईजीएसटी में यूज़ करना है, आईजीएसटी का आईटीसी
पहले IGST को पे करने में, फिर CGST या SGST को पे करना है, ठीक है, इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है, ये रजिस्टर्ड पर्सन की मर्जी है, ठीक है जी। IGST को फुली एग्जॉस्ट करना है पहले, और जो CGST है इसका इस्तेमाल आपने क्या करना है CGST में, फिर आप पे कर सकते हो इसको IGST में, ठीक है, और SGST को यूटिलाइज करना है पहले SGST में, बच गया तो IGST में, ठीक है। और 3 पॉइंट मेन है यहाँ पे, 3 पॉइंट जो है वो मेन है, वो क्या है, एक पहला फर्स्ट कॉस्ट IGST, ठीक है, सबसे पहले IGST को एग्जॉस्ट कर लो, फिर है कि देन यूटिलाइज्ड CGST, ठीक है, थर्ड CGST can't be utilized to pay SGST और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बड़े मेन हैं। सबसे पहले IGST को एग्जॉस्ट करना है, जो भी अवेलेबल IGST उसको एग्जॉस्ट करो, फिर आप क्या है यूटिलाइज करेंगे CGST, ठीक है, CGST को यूटिलाइज करो CGST पे करने में, बच गया तो फिर ठीक है SGST पे कर सॉरी IGST पे करने में, SGST का यूटिलाइजेशन करेंगे SGST पे करने में, बच गया तो IGST, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो क्रॉस नहीं करना आपने CGST को, आप SGST में या SGST को CGST में यूटिलाइज नहीं कर सकते। और हमने देखा कि आप जो है ई कैश लेजर के जरिए जो भी आप पैसा जमा करवाते हैं वो कहाँ जाता है, जो भी डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट किस में होते हैं, ई कैश लेजर में। ई कैश लेजर के जरिए आप क्या पे कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते हैं, अलावा कोई इंटरेस्ट है, कोई पेनल्टी है, ठीक है, कोई फाइन है, ये सब आप पे कर सकते हैं, ठीक है। बट आप जो ई क्रेडिट लेजर के जरिए क्या पे कर सकते हैं, हमने अभी देखा, ठीक है, केवल और केवल टैक्स, ठीक है, केवल और केवल टैक्स पे कर सकते हैं आप, और कुछ पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो हमने देखा टैक्स भी कैसे पे कर सकते हैं, ये हमारा था ITC ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस जो है, ठीक है। तो हमने देखा उसका भी यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसका भी क्या है यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ समझ आ गई कि किस ऑर्डर में हमें यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं करना, और सबसे पहले क्या करना है, और ई कैश लेजर का जो बैलेंस है वो कहाँ यूज़ हो सकता है, और ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस कहाँ हो सकता है। और हमने देखा कि जो ई कैश लेजर है उससे कुछ भी पे कर सकते हैं हम, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन एनी अदर अमाउंट, और जो ई क्रेडिट लेजर है ITC जो है उसका इस्तेमाल केवल टैक्स पे करने में हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो CGST है उसको SGST में यूज़ नहीं कर सकते, और SGST को CGST पे करने में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे पहले हमें IGST एग्जॉस्ट करना है, ठीक है, IGST एग्जॉस्ट करना है, फिर CGST, फिर SGST यूज़ करना है हमें, ठीक है जी। चलिए बेटा, इस सेशन में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट सेशन में क्या है कि इस चैप्टर को हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, यही वाइंड अप करते हैं क्लास को। थैंक यू।